हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हमारे बैंकिंग के लिए। जो कि जेआईबी का एग्ज़ाम अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो लीगल के अंदर आता है, और अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंकिंग के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें जो ए हमारा है वो एक जैसे इंडिया में लगा लो, इंडिया में रहने वाला व्यक्ति है। बी जो है वो हमारा दूसरी कंट्री में रहने वाला इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ए है उसको मैंने तीन नाम दिया है: मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी। तो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्यों किया है। और यहाँ पे जो बी है हमारा, उसको भी बायर, इंपोर्टर और अप्लायर तीन नाम दिए हैं, तो वो क्यों दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो ए है हमारा, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चर कर रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है मैन्युफैक्चरर। जैसे कि ये मान लो कि पेन बनाता है, ठीक है, इसने पेन बनाए, तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरर। जो पेन है वो चाहता है कि वो बेचे दूसरे देश में, तो इस वजह से ये हो गया एक्सपोर्टर। तो दो नाम तो यहीं से क्लियरफाई हो गए कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर जो है, वो पर्सन है जो हमारा प्रोडक्ट को बना रहा है, थिंग्स को बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये पेन बना रहा है तो पेन को ख़रीदने वाला इंसान जो कि है बी, तो वो हो गया बायर, क्योंकि वो पेन्स को ख़रीद रहा है, और इम्पोर्टर क्योंकि वो सामान को इम्पोर्ट कर रहा है अपने देश के अंदर। जैसे कि ये एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन को, तो ये हो गया एक्सपोर्टर, ये हो गया इम्पोर्टर। तो आगे चलते हैं। तो जब लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ए बोलता है कि मैं अपने सामान को तेरे पास एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ गारंटी चाहिए कि तू मेरे पैसे मुझे दे देगा। तो बी बोलता है भाई मुझे तो आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं आपको ऐसे कैसे पैसे दे दूँ, क्या पता आप बाद में मेरा सामान शिफ्ट करो या नहीं, कि मतलब कि मुझे अच्छे से मेरा सामान मिले या ना मिले, या फिर जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी का आप बता रहे हो उस क्वालिटी का मुझे सामान मिले या ना मिले। तो बी बोलता है मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है। तो बी जाता है अपने बैंक के पास, बैंक ए हमारा बी का बैंक है। बैंक के पास जाता है और पूछता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं ए को ये गारंटी दे सकूँ कि मैं उसके पैसे लौटा दूंगा, और मुझे भी ये एक ट्रस्ट सा रहे कि हाँ ए पूरी शिपमेंट अच्छे से करेगा। तो बैंक ए बोलता है कि जी देखो, मैं भी ए को नहीं जानता हूँ, पर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं ए के बैंक से कांटेक्ट कर लूँ। तो ए भी बोलेगा चलिए ठीक है, मेरा बैंक बी है। बी बोलता है कि ठीक है, मेरा बैंक ए है। तो जो बैंक ए और बैंक बी है वो बहुत रेप्यूटेड बैंक है अपने अपने कंट्री के अंदर। तो बैंक ए बैंक बी से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि जी देखो ऐसे है कि हमारा जो बी जो है वो उसने अप्लाई किया है। तो जब ये एलसी के लिए अप्लाई कर रहा है, एलसी के लिए जब अप्लाई कर रहा है तो ये बन गया अप्लायर। तो बी ने अप्लाई किया और अप्लायर बन गया। तो बैंक ए कहता है कि जी हमारे पास एलसी की एक एप्लीकेशन आई है, क्या आप उसको ले सकते हो, कि एक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप ए को ये बेनिफिट दे दो कि हम आपको पे करेंगे, या फिर आप ए को ये कंफर्मेशन दे दो कि जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप हो जाएंगे बी के पास तो हम आपको पे कर देंगे। तो ए को भी अपने बैंक पे ट्रस्ट है, तो वो बोलेगा ठीक है जी, अगर आप बोल रहे हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं कि आप पे करोगे, और उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ए और बी के बीच में जब ये बात होगी और उन्होंने कंफर्म कर लिया ऐसे, तो स्टार्ट होता है एलसी का प्रोसीजर। तो बैंक ए हो गया हमारा इशूइंग बैंक, ये इशू करेगा एलसी को, इस वजह से इसका नाम है इशूइंग बैंक। और ये एडवाइज करेगा एलसी को, एडवाइजिंग एलसी। तो बैंक बी जो हो गया वो हो गया हमारा एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। तो बी एलसी अप्लाई करेगा बैंक ए को, ए एडवाइज करेगा बी को, और बैंक बी जो है हमारा वो एलसी के पैसे दे देगा ए को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया, पर इसके अंदर कुछ और भी टर्म्स आ जाती हैं। तो जब एलसी इशू हो गया उसके बाद जब एलसी ए के पास पहुंचेगा तो एलसी ए को हुआ बेनिफिट, तो इस वजह से ए बन गया बेनिफिशियरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट में बेनिफिशियरी कौन होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट में अप्लायर कौन होगा, तो ये क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। अब एक केस और बन जाता है कि क्या पता है ए का जो अकाउंट है वो किसी अच्छे बैंक बी, जो अच्छा बैंक बी है, रेप्यूटेड बैंक बी है, उसमें ना हो, बल्कि एक और बैंक में हो, बैंक सी में। तो यहाँ पे ए का खाता था बैंक सी में,
बी ने जब बैंक से बात की अपने, तो बैंक बोल रहा है कि जी वो तो रेप्यूटेड बैंक नहीं है, हम तो उसके नाम पे एलसी इशू नहीं कर सकते, हमें तो उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो बैंक सी क्या करेगा, बोलेगा कि चलो जी ठीक है, आपको मतलब बैंक ए को मुझ पे तो विश्वास नहीं है, पर जो रेप्यूटेड बैंक है हमारी कंट्री में बैंक बी, उस पर तो आपको ट्रस्ट है। तो बैंक सी जाएगा बैंक बी के पास कि जी देखो आप हमारे लिए गारंटी दे दो, और हम आपको कंफर्मेशन लेटर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ बैंक सी हमें रीपे करेगा और हमें बेनिफिट मिलेगा। तो बैंक बी फिर कांटेक्ट करेगा बैंक ए को। तो जब ये सारा प्रोसीजर हुआ तो बैंक सी जो है वो तो होगा नेगोशिएटिंग बैंक और नॉमिनेटिंग बैंक, और बैंक बी जो है हमारा वो हो गया कंफर्मिंग बैंक। वो कंफर्म कर रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ए इशू कर दे बैंक सी को, ताकि वो ए को पे कर सके। तो बैंक बी इसमें बस एक ही रोल निभा रहा है, वो है कंफर्मिंग बैंक। उसके लिए इसको जो है, तो इसलिए इसको बैंक बी को हम कंफर्मिंग बैंक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलसी का पूरा डायग्राम। इसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से समझने में हेल्प होगी, और आगे हम बताएंगे आपको, जो बीच में हमने कुछ टर्म्स लिख रखी हैं वो हम जब पूरा कर लेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट तो लास्ट में हम बताएंगे। अब आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ एलसी जो हैं वो भी आ जाते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप। पहला है हमारा इर्रिवोकेबल एलसी। इर्रिवोकेबल एलसी वो है जिसको अमेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, मतलब कि चेंज किया जा सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। हमारा जो बेनिफिशियरी है उससे पूछ के बैंक ये कर सकता है, मतलब कि कंसेंट लेना पड़ेगा बैंक को अगर उसको जो एलसी है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं या फिर कैंसिल करना है। वो भले ही किसी रीजन से हो, बेनिफिशियरी की इजाज़त के बिना वो नहीं कर पाएगा। रिवोकेबल एलसी जो है वो है हमारा, इसमें बैंक को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बेनिफिशियरी से कोई भी कंसेंट नहीं लेगा और अपने आप ही कैंसिल या फिर कुछ भी चेंजेस करने होंगे वो कर देगा। पर जो ये वाला एलसी है ये नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि बेनिफिशियरी की बिना कंसेंट के आप कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला एलसी जो है वो कम ट्रेंड में रहता है। आगे आ जाता है विद रिकोर्स एलसी, विदाउट रिकोर्स एलसी। जो विद रिकोर्स एलसी है उसके अंदर क्या होता है, इसमें बेनिफिशियरी होल्ड करता है लाइबिलिटी कि अगर बिल हम मेरा डिसऑनर होता है तो मैं लाइबल रहूँगा। पर जो विदाउट रिकोर्स एलसी है उसके अंदर बेनिफिशियरी बोलता है कि मैं तो कुछ भी लाइबिलिटी होल्ड नहीं करूँगा अगर बिल डिसऑनर होता है। तो इस वजह से जो आरबीआई है उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि जनवरी 2003 को एक डायरेक्टिव इशू किए थे आरबीआई ने कि ये वाला एलसी कभी नहीं खोला जाएगा, ये बंद कर दिया गया था। आगे आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एलसी। रिस्ट्रिक्टेड एलसी में ये बोलते हैं कि जो एलसी है उसके अंदर मेंशन होता है कि जैसे कि एक बैंक का नाम दे दिया एसबीआई बैंक, कि सिर्फ एसबीआई बैंक ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है और नेगोशिएट कर सकता है। कि अभी हमने पढ़ा था कि बैंक सी आ गया था हमारे बीच में, कि बैंक बी भी आ गया था, ऐसे ही कोई बैंक और आ जाए। पर इस वाले रिस्ट्रिक्टेड एलसी में लिखा होता है कि यही बैंक जो है वो एक्सेप्ट करेगा या नेगोशिएट करेगा। आगे जो आ जाता है हमारा ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या हो जाता है, बेनिफिशियरी एंटाइटल होता है जो एलसी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र हो सकेगा। जो हमारा ये ट्रांसफरेबल एलसी है उसको हम एक ही बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो ट्रांसफ़र होगा वो सेकंड बेनिफिशियरी को होगा जो होगा हमारा सप्लायर। तो चलिए हम डायग्राम में आपको एक बार दिखा देते हैं। ये है हमारा सेकंड बेनिफिशियर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि सप्लाई करेगा ए को रॉ मटेरियल। तो इस वजह से जो पहला एलसी है उसको अगर ट्रांसफरेबल बनाया गया है तो ए उसको ट्रांसफ़र कर सकता है सेकंड बेनिफिशियरी जो कि है सप्लायर उसको। तो ये भी एक टर्म आ जाती है कि सेकंड बेनिफिशियरी कौन होता है, तो सेकंड बेनिफिशियरी होता है हमारा सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4-5 टाइप। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा बैक टू बैक एलसी। जैसे ट्रांसफरेबल एलसी था वैसे ही होता है बैक टू बैक एलसी, कि एक से एक एलसी था उसको जो बेनिफिशियरी है उसने क्या किया कि जो अपना सप्लायर है उसके लिए एक और एलसी बना दिया। जो लेटर ऑफ क्रेडिट दूसरा बना है उसके लिए जो सिक्योरिटी होगी वो जो पहले वाला एलसी है वो दे दिया जाएगा एज ए सिक्योरिटी। पर जो नया एलसी इशू होगा उसका टेन्योर और अमाउंट हमेशा पहले वाले एलसी से कम होगा। तो जो सेकंड लेटर ऑफ क्रेडिट होता है
वो फर्स्ट बेनिफिशियरी ओपन करता है और फेवर करता है सेकंड बेनिफिशियरी। जो हमारा सेकंड बेनिफिशियरी कौन होगा? सप्लायर। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, सप्लायर ऑफ जो भी उसको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसका जो सप्लायर होगा उसका। आगे आ जाता है रेड क्लोज एलसी और ग्रीन क्लोज एलसी। तो रेड क्लोज एलसी जो है वो होता है कि प्री शिपमेंट एडवांस अगर चाहिए हमारे बेनिफिशियरी को पैकेजिंग के लिए तो उसको बोल देते हैं रेड क्लोज एलसी। जो क्रेडिट जो कि लोन दिया जाएगा या फिर एडवांस दिया जाएगा उसको एडजस्ट कर दिया जाता है जब बिल नेगोशिएट हो जाता है, मतलब कि जब बिल को एनकैश कर लिया जाता है तो उसको जो पैसे हमने उसे एडवांस दिए हैं तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है। और ये जो रेड क्लोज है ये मेंशन्ड होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में विद रेड इंक, इस वजह से इसको बोला जाता है रेड क्लोज एलसी। ऐसे ही हमारा ग्रीन क्लोज एलसी, ये एडिशन होता है रेड क्लोज एलसी को, मतलब कि एक एडवांस तो उसने ले रखा है, दूसरा एडवांस जो उसको स्टोरेज के लिए भी लिया जा सकता है, तो ये एक एडिशन हो गया रेड क्लोज एलसी में और इसको ग्रीन कलर की इंक से मेंशन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में। आगे आ जाता है हमारा स्टैंड बाय क्रेडिट एलसी। ये होता है परफॉर्मेंस बोर्ड और गारंटी इशूड इन फॉर्म ऑफ एलसी एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपकी जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको दिखाने के लिए आप एक गारंटी दे देते हो इन द फॉर्म ऑफ एलसी, तो उसको बोल देते हैं स्टैंड बाय क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ये होता है कि जब स्पेसिफाई हो हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट में कि अगर आपको उसको इनकैश करवाना है या फिर उनको नेगोशिएट करना है तो जो इसके साथ एक कंपनी करना चाहिए डॉक्यूमेंट ऑफ गुड, टाइटल ऑफ गुड सच एज बिल ऑफ लैंडिंग टर्म्ड एज डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो मतलब कि जो भी हमारे लैंडिंग के बिल्स हैं, जो भी हमारे टाइटल ऑफ गुड्स है, जितना भी हमारे पास मटेरियल है, अगर उसके डॉक्यूमेंट साथ में होंगे तो ही जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं और वो मान्य माना जाएगा। अगर उसको रिप्रेजेंट अकेले किया जाएगा तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। आगे आ जाता है इसी तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है, सच डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट कॉल्ड, तो उस क्रेडिट को बोल देते हैं हम क्लीन क्रेडिट, कि सिंपल लेटर ऑफ क्रेडिट को ले जाइए और उसको नेगोशिएट कर लीजिए। आगे आ जाता है हमारी रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट एलसी है उसको हम बोल देते हैं सीसी, जैसे कि कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, इसके अंदर बार बार जब भी हमें 2 महीने बाद 4 महीने बाद चाहिए होते हैं पैसे तो उस हिसाब से एक रिवॉल्वमेंट चला दी जाती है। वैसे ही इसको भी रिवॉल्विंग क्रेडिट इसीलिए बोला जाता है। जो ड्रॉइंग होगी हमारी बेनिफिशियरी जो ड्रॉ करेगा पैसे वो बार बार करता रहेगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। पर जो इसके जो भी चार्जेज होंगे डॉक्यूमेंट्स के और जो भी पेमेंट्स होंगी वो एप्लीकेंट करता रहेगा। एप्लीकेंट कौन था हमारा, जो हमारा एक्सपोर्टर था वो है हमारा एप्लीकेंट, वो यहाँ पे पेमेंट करता रहेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसी का आगे पार्ट आ जाता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट सिंपल सी बात है, शिपमेंट होगी पार्ट्स में होगी, जैसे कि जो गुड्स हैं वो पार्ट्स में जा रहे हैं तो जो पेमेंट होगी वो भी पार्ट्स में होगी, तो उसको बोल देते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने के लिए। तो जब भी लाइबिलिटी ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक अराइजेज व्हेन बेनिफिशियरी डिलीवर्स डॉक्यूमेंट, जो बेनिफिशियरी है वो जब डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करेगा, डिलीवर किसको करेगा, अपने बैंक को, कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये देखिए जी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस तरीके से हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक पूरी डिस्कशन की जा सकती है, बहुत अच्छा एक मतलब टॉपिक है ये। तो ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला और बेसिक डॉक्यूमेंट यही है। इसको कैन बी डिस्चार्ज बाई मेकिंग पेमेंट, इसको अगर आपने बैंक के पास सबमिट कर दिया है तो जब आप पेमेंट्स कर दोगे जो एडवांस लिए हैं उनकी तो आप डिस्चार्ज करवा सकते हो। इसको अंडर डिफ़ाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर इसको डिफ़ाइन किया गया है। इसका राइट टू ड्रॉ हमेशा बेनिफिशियरी के पास रहेगा कि बेनिफिशियरी ही इसको पेमेंट्स करके डिस्चार्ज करवा सकता है। अमाउंट और टेन्योर जो होता है वो एलसी के अंदर लिखा जाता है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको तो उसका जो अमाउंट और टेन्योर है वो एलसी के अंदर मेंशन्ड होगा। आगे जो डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं वो है इनवॉइस, जो भी डिटेल्स ऑफ सेल्स, जैसे कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, पेन बनाता है, जैसे हमारा ए जो है वो पेन बनाता है, तो इसकी डिटेल्स ऑफ सेल्स, इसकी ट्रांजैक्शंस कितनी है, टोटल कितना अमाउंट है, सब कुछ इसकी डिटेल्स जो होंगी वो होगा इनवॉइस। इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है टाइप ऑफ रिस्क और इंश्योरेंस ऑफ एवरीथिंग। रिस्क शुड बी मेंशन्ड
इन एलसी के अंदर जो भी रिस्क एसोसिएटेड आपके प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि पेन बना रहे हो, पेन प्लास्टिक से बनता है, तो प्लास्टिक के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो सारे मेंशन्ड होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आगे आ जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन। डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन जो होता है, जब हमारी कंपनी बिगिन हुई है या फिर हमने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया तो हमने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे उसके लिए, तो वो आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन। आगे आ जाता है सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटी की, हमारे जो या तो कंपनी के होल्डर्स हैं उनकी हेल्थ सर्टिफिकेट ले लेते हैं, या फिर हमारी कंपनी की हेल्थ कैसी है कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल रहा है या फिर कैसे, तो वो आ जाता है सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटी। अब एलसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। डेट ऑफ इशू ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डीम्ड एज डेट ऑफ डिस्पैच, मतलब कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्रोडक्ट का, वो जो डेट होगी वो डीम की जाएगी, मानी जाएगी एज ए डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ एलसी। ठीक है। दोनों बैंक्स हैं उनको 5 वर्किंग डेज मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। जैसे बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है अपने बैंक को, उसको 5 दिन मिलेंगे, और 5 दिन हमारे जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक है उसको मिलेंगे। ऐसी प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी, जो बेनिफिशियरी है उसको डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे 21 दिन के अंदर अंदर, कि जो भी डेट ऑफ शिपमेंट थी वो हमारी क्या होगी, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ एलसी, तो उसके बाद 21 दिन मिलेंगे उसे, ताकि वो अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को नेगोशिएट कर सके। अब हम फिर से आ गए हमारे डायग्राम पे। तो जो टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस लेवल क्या बोलते हैं कि जब प्रोडक्ट हमारा शिप होगा तो कितनी टॉलरेंस की जा सकती है, तो +-5% क्वांटिटी। मान लीजिए कि आपका 100 kg का वेट था, ठीक है, तो अगर 95 kg या फिर 105 kg वहाँ पे शिप हो रहा है तो ओके माना जाएगा। अगर 94 या फिर 106 और अबव अगर आप शिप कर रहे हो तो वो मान्य नहीं होगा। आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो उसको गारंटी नहीं देता है कि अगर इस तरीके का कुछ शिपमेंट होता है तो वो आपका टॉलरेंस लेवल से आउट हो जाएगा। ऐसे यूनिट प्राइस, जैसे कि एक पेन है, पेन का प्राइस मैं मान लूँ कि 10 रुपये था, तो ये बोलता है कि 9 रुपये तक चलेगा, 11 रुपये तक चलेगा, उससे ऊपर आप नहीं दे सकते। जितना स्टेटेड इन एलसी है, मान लो एलसी में मैंने बोला कि 10 रुपये का मेरा पेन है, तो या तो आप 11 रुपये तक उसको बेच सकते हो या फिर 9 रुपये तक बेच सकते हो। उससे अगर ज़्यादा या कम हुआ तो वो एलसी के अंडर नहीं आता है। तो ये था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। थैंक यू।